प्रश्न 3 है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर की सर्वांग समता की कसौटी लिखकर शेष सर्वांगसम घटकों के नाम लिखिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये दो त्रिभुज बने हुए हैं, इसमें कुछ निशान सर्वांगसम चिन्हों द्वारा दिखाए गए हैं। हमें एक तो सर्वांग समता की कसौटी का नाम लिखना है और दूसरा ये बताना है कि अन्य सर्वांगसम घटक कौन कौन। अन्य सर्वांगसम घटक का मतलब क्या होता है कि जिसपे सर्वांगसम का निशान समान का निशान नहीं बना है वो अन्य सर्वांगसम घटक बोले जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज है क्यूपीआर। अब ध्यान देना कैसे दोनों त्रिभुज थोड़ा अलग टाइप से बने। ये देखिए इधर जो इसका इस साइड है वो इसका इस साइड है, मतलब बी के संगत पी है और ए पे 90 बन रहा है, क्यू पे 90 बन रहा है। क्यू के संगत ए है और सी के संगत आर है। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी बोलेंगे तो ए पे 90 पे पहले बोला तो यहाँ पे भी क्यू पे 90 पे पहले बोलेंगे, क्यू पी आर। त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज क्यू पी आर में ए बी भुजा किसके सर्वांगसम है, पी क्यू के, समान निशान बना हुआ है। बी सी भुजा किसके सर्वांगसम है, पी आर के। अब अगर आप देखें तो यहाँ 90 अंश का कोण है तो ये कर्ण हो गया, यहाँ 90 अंश का कोण है तो कर्ण हो गया। कर्ण कर्ण के बराबर, एक भुजा के बराबर। तो कौन सी कसौटी यहाँ पे हो गई, कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब कर्ण भुजा कसौटी तो वही एक पूछा था कि कौन सी कसौटी लिखना था, तो कसौटी हमने लिख दिया। कौन सी कसौटी है, कर्ण भुजा कसौटी। और जब कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो अन्य घटक उसके मतलब अब जो घटक बच रहे हैं ये 3 को छोड़ के, यहाँ देखिए आपने ये 3 तो निशान बना हुआ है, 1 2 3 1 2 3, ये 3 तो समान है। अब बाकी जो बच रहे हैं उनको अपने आप समान हो जाएंगे। तो अपने आप समान हो जाएंगे तो कौन कौन से हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे दो भुजा समान आप लिख चुके हो। एक भुजा और कोई बच रही, कौन सी बच रही, एसी भुजा। एसी भुजा किसके सर्वांगसम होगी, क्यूआर के। भुजा एसी भुजा क्यूआर के सर्वांगसम। और इसमें देखिए एक कोण समान दिख रहा है तो 2 कोण और बच रहे हैं, तो कौन सा किसके सर्वांगसम होगा, कोण पी। ये देखिए कोण पी किसके सर्वांगसम होगा, कोण बी के। और एक कोण सी किसके सर्वांगसम होगा, कोण आर के। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति के अनुसार त्रिभुज एलएमएन तथा त्रिभुज पीएनएम में एलएम बराबर है पीएन के, एलएन बराबर है पीएम के। तो त्रिभुज की सर्वांगसमता की कसौटी लिखिए और शेष सर्वांगसम घटकों के नाम भी लिखिए। अब यहाँ देखिए एक त्रिभुज है एल एम एन, देखिए त्रिभुज बन रहा है ना एल एम एन, और एक है पी एन एम, ये भी त्रिभुज बन रहा है। ध्यान से देखना दोनों मिक्स है, एक में इसमें कैसा था अलग अलग था तो इजिली समझ में आ रहा था, इसमें मिक्स है तो थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखना है। एल एम एन एक त्रिभुज है। अब आप बोलो नहीं सर और भी त्रिभुज बन रहा है, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी भुजाएं सर्वांगसम। देखिए एल एम पी एन के, देखिए एल एम पी एन के मतलब एक त्रिभुज की भुजा एल एन होनी चाहिए, दूसरे की पी एन होनी चाहिए। और एल एन जो है वह पी एम के, एक त्रिभुज की एल एन भुजा होनी चाहिए, दूसरी पी एम होनी चाहिए। इस तरीके से त्रिभुज बनेगा एल एम एन और दूसरा पी एन एम। इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो एक एल एम भुजा किसके सर्वांगसम है, पी एन के। देखिए दिया हुआ है, दिया है प्रश्न में। और एल एन भुजा किसके सर्वांगसम है, पी एम के, ये भी दिया हुआ है। और यहाँ से देखिए एल एम पी एन के बराबर है और एल एन पी एम के बराबर है। और एक भुजा ऐसी है जो यहाँ नहीं दिया है पर हमें दिख रही है, जरा ध्यान देखना कैसे। एल एम एन में एम एन भुजा है कि नहीं, त्रिभुज एल एम एन में भुजा एम एन है और त्रिभुज पी एन एम में भी भुजा एम एन है। तो ये तो दोनों त्रिभुजों में भुजा है, तो इसका मतलब इस त्रिभुज की भुजा एम एन, इस त्रिभुज की भुजा एम एन, दोनों आपस में समान होगी। अब एम एन को यहाँ एन एम लिखो चाहे एम एन लिखो, देखो भुजा एम एन सर्वांगसम भुजा एन एम। क्यों सर्वांगसम होगी, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों की भुजा है। एम एन जो है त्रिभुज एल एम एन की भी भुजा है और यही एम एन भुजा त्रिभुज पी एन एम की भी भुजा है, दोनों की भुजा है। अगर कोई भुजा दोनों में आ रही हो तो उसको सामान्य भुजा बोला जाता है। ध्यान रखना, अगर कोई भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है तो उसको सामान्य भुजा बोलते हैं, और अगर कोई कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है तो उसको सामान्य कोण बोलते हैं। तो ये देखिए ये भुजा एम एन दोनों में है, इसलिए भुजा एम एन सर्वांगसम भुजा एन एम। एम एन बोलो चाहे एन एम, उससे फर्क नहीं। इसका मतलब त्रिभुज एल एम एन सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी एन एम के। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो कौन सी कसौटी से हो रहे हैं, तो यहाँ देखिए
तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सर्वांगसम है, इसलिए ये भू 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 कसौटी से, कौन सी कसौटी हुई, भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। जब भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो अब देखते हैं उसके अन्य सर्वांगसम घटक। अन्य का मतलब होता है जो तीन यहाँ पे निकल चुके हैं उन तीन को छोड़ के बाकी जो बच रहे हैं। तो तीनों भुजाएं तो यहाँ हम सर्वांगसम दिखा चुके हैं, अब तीनों कोण बच रहे हैं। तो तीनों कोण देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे देखिए कोण L जो है कोण P के सर्वांगसम होगा। तो कोण L को बोलना है 3 अक्षर से, MLN सर्वांगसम NPM। ये देखिए ये कोण। उसके बाद कोण M जो है कोण N के बराबर रहेगा, मतलब कोण LMN सर्वांगसम कोण PNM, कोण LMN सर्वांगसम कोण PNM। और इस त्रिभुज का देखिए ये कोण N में केवल इतना ही, कोण LNM सर्वांगसम होगा इस त्रिभुज का कोण PMN। ये तीन भुजाएं यहाँ सर्वांगसम थी, आपने तीन कोण यहाँ पे सर्वांगसम दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आकृति में रेख AB सर्वांगसम है रेख BC के, रेख AD सर्वांगसम है रेख CD के, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CBD। कोई भी प्रश्न अगर सिद्ध करने वाला आता है तो उसमें ध्यान रखिए कि आपको दत्त और साध्य लिखना होता है, और दत्त और साध्य आपको कहीं अलग से नहीं, यही क्वेश्चन से ही मिल जाता है। जैसे देखिए दत्त कहाँ मिलता है, सिद्ध कीजिए के पहले की पूरी लाइन लिख डालिए वो दत्त में आता है, और सिद्ध कीजिए के बाद की लाइन लिखेंगे वो साध्य में आता है। तो दत्त में क्या आएगा, आकृति में रेख AB सर्वांगसम रेख BC तथा रेख AD सर्वांगसम रेख CD, ये इतना आ गया दत्त में। और साध्य में क्या आ गया, सिद्ध कीजिए के बाद त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CBD। उपपत्ति बहुत आसान है इसकी। देखिए एक त्रिभुज ABD है और दूसरी CBD, ये दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो इसमें दो चीजें तो समान दिख रही है, इस त्रिभुज की भुजा AB इस त्रिभुज की भुजा CB के सर्वांगसम है, और AD जो है वो CD के सर्वांगसम, क्योंकि समान निशान बना हुआ है तो दत्त से लिख दिया, मतलब दिया हुआ है। और एक भुजा ऐसी है जो दोनों त्रिभुजों में है, ये BD भुजा इस त्रिभुज की भी भुजा है और BD इस त्रिभुज की भी भुजा है, दोनों की भुजा है, तो ये सामान्य भुजा हो गई, सामान्य भुजा। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CBD, कौन सी कसौटी, भू 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 कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इसी तरीके से छठवां क्वेश्चन देखेंगे तो आकृति में कोण P सर्वांगसम है कोण R के तथा रेख PQ सर्वांगसम है रेख QR के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQT सर्वांगसम त्रिभुज RQS के। अब यहाँ देखिए एक भी एक में ही मिक्स डायग्राम बना हुआ है, एक त्रिभुज है PQT और एक त्रिभुज है RQS, ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। पहले दत्त और साध्य लिख लेते हैं। दत्त में क्या आएगा, आकृति में कोण P सर्वांगसम कोण R तथा रेख PQ सर्वांगसम रेख QR, मतलब सिद्ध कीजिए कि पहले की पूरी लाइन दत्त में आ जाएगी। और साध्य क्या आएगा, सिद्ध कीजिए कि बाद की जो लाइन है साध्य में आएगी त्रिभुज PQT सर्वांगसम त्रिभुज RQS। उपपत्ति इन दोनों त्रिभुजों को जिसको आपको सर्वांगसम दिखाना है वही दोनों त्रिभुज ले लीजिए और उसमें कोई तीन चीज समान दिखा दीजिए। तो ये देखिए दत्त से ही दो चीज मिल जाती है कि कोण P सर्वांगसम कोण R। पहले त्रिभुज देख लीजिए कौन कौन सा है, एक त्रिभुज है PQT, मतलब इधर से देखिए ये त्रिभुज, और एक है RQS। तो इसमें देखेंगे तो एक इस त्रिभुज का कोण P सर्वांगसम कोण R, मतलब इस त्रिभुज का कोण P इस त्रिभुज के कोण R के सर्वांगसम है दत्त से, और PQ जो है वो QR के सर्वांगसम, इस त्रिभुज की भुजा PQ इस त्रिभुज की भुजा QR के सर्वांगसम, ये दोनों दत्त से। और एक कोण ऐसा देखेंगे जो दोनों में है, इधर देखिए PQT में कोण Q है और RQS में भी कोण Q है, कोण Q दोनों में है तो कोण Q सर्वांगसम कोण Q सामान्य कोण हो गया, इसलिए त्रिभुज PQT सर्वांगसम त्रिभुज RQS के हो जाएगा। कौन सी कसौटी, ये देखिए त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के सर्वांगसम है, तो यहाँ पे को भू को कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एक प्रमेय है आपको, जो प्रमेय यहाँ पर सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय। तो समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय देखते हैं क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय, ये त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में सिद्ध करके दिया हुआ, केवल मैं बॉक्स भर देता हूँ। देखिए दत्त में क्या है कि एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या बोल रहा है कि उसकी दो भुजाएं समान है, मतलब भुजा AB भुजा AC के सर्वांगसम है, और हमें सिद्ध करना है कि उसके सम्मुख कोण भी समान होंगे, मतलब भुजा AB के सामने का कोण C भुजा AC के सामने का कोण B, एक कोण B कोण C के सर्वांगसम होगा। तो देखिए दत्त में लिखा त्रिभुज ABC में भुजा AB भुजा AC के सर्वांगसम ये दिया है, और सिद्ध करना है कि कोण B कोण C के सर्वांगसम होगा, ये यहाँ पे साध्य हो गया, मतलब कोण ABC सर्वांगसम कोण ACB। रचना एक करनी है कि यहां से AD खींचेंगे, और AD जो आपको खींचना है वो कैसे खींचना है, ये जो कोण A है ना, कोण A का समद्विभाजक खींचना है, मतलब ये जो कोण A है इसके दो समान भाग करता हुआ ये आना चाहिए। तो
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोण आपस में समान, इस कोण ए के दोनों तरफ के कोण आपस में समान। अब उपपत्ति में ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज है? एक त्रिभुज एबीडी है, दूसरा एसीडी है। दोनों त्रिभुजों में एक तो हो गया एबी सर्वांगसम एसी, कैसे? दत्त से। और यहाँ पे देखिए कोण बीएडी सर्वांगसम कोण सीएडी, क्यों? रचना से। रचना में आपने बोला कि ये दोनों कोण आपस में समान है। और एडी सर्वांगसम एडी, क्योंकि ये दो एडी जो है इस त्रिभुज की भी भुजा है, इस त्रिभुज की भी भुजा है, तो फिर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। कौन सी कसौटी हो गई? यहाँ आप देख सकते हैं दो भुजाएं और ये बीच का कोण समान है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भू कसौटी। और जब भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाते हैं, मतलब कोण बी अपने आप कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो कोण एबीडी सर्वांगसम हो जाएगा कोण एसीडी के। कोण एबीडी सर्वांगसम कोण एसीडी के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण। और जब एबीडी जो है वह एसीडी के बराबर हो गया तो आप बोल सकते हो कि कोण एबीसी भी कोण एसीबी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेखी है। इसी तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय का विलोम भी है। विलोम में क्या है? उल्टा है इसका। अगर किसी त्रिभुज की, यहाँ पे क्या थे, त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसके सामने के कोण समान होते हैं। इसमें इसका उल्टा है कि किसी त्रिभुज के दो कोण समान हो तो उसके सामने की भुजाएं समान होती है। देखिए, अगर कोण क्यू कोण आर के बराबर होगा तो कोण क्यू के सामने की भुजा पी आर, कोण आर के सामने की भुजा पी क्यू के सर्वांगसम हो जाएगा। ये आपको खुद से करना है।